हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं कार्बन और इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन को हम लोग संकेत C से सूचित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन परमाणु के अंदर, कार्बन के एक परमाणु के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ कार्बन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षाओं पर घूमता है। ठीक है, तो पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी कार्बन में, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है ना। कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है। ठीक है, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03% पाया जाता है। कहाँ? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन इसमें है ना जी, 0.03% पाया जाता है। एक मानव शरीर में 70% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर के अंदर 70% कार्बन पाया जाता है। पहले जो लोगों का मानना था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह सजीव स्रोतों से ही प्राप्त हो सकते हैं। सजीव स्रोत का मतलब कोई वनस्पति हो गया या कोई प्राणी हो गया, उसी से सिर्फ हमें कार्बन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, पहले ये मानना था। जैसे आपका चीनी हुआ, चीनी हम लोग खाने में यूज करते हैं ना जी, चाय बनाने में, जलेबी वगैरह में, तो किससे प्राप्त होता है, ईंक से। ठीक है, ये आपका एक कार्बनिक पदार्थ है। सिट्रिक अम्ल हुआ, सिट्रिक अम्ल हुआ, या किससे मिलता है, नींबू से, ये भी आपका एक कार्बनिक पदार्थ हो गया। यूरिया, यूरिया है ना, ये पेशाब में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग जो पेशाब करते हैं ना उसके अंदर यूरिया पाया जाता है। ठीक है, तेल व वसा, तेल एवं वसा किससे मिलता है जी, चर्बी से, चर्बी से। तो पहले यही मानना था कि जो सजीव स्रोत है ना, सजीव स्रोत, उन्हीं से हमें कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो बहुत सारे परीक्षणों से, प्रयोगशाला के अंदर बहुत ही प्रकार के हम लोग कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त कर चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कार्बन से पूरी तरह से घिरे हुए हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक, अगर आप कार्बनिक यौगिकों को हटा दो धरती से, अगर हम लोग कार्बनिक यौगिकों को धरती से हटा दें तो समझो कि जैसे चंद्रमा है ना, उसी तरह का धरती हो जाएगा, यहाँ पे जीवनहीन हो जाएगा। कैसे? देखो, आप भोजन करते हो, भोजन जो करते हो उसमें कपड़ा, कागज, चमड़ा, साबुन, रंग वगैरह सब में कार्बनिक यौगिक के ही ये बने होते हैं। सभी के सभी ये किसके बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग बात करें कपड़ा में, भोजन में, कागज में, चमड़ा में, साबुन में, रंग में, प्लास्टिक में, सब में कार्बन पाया जाता है। ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिकों के ही बने होते हैं। ठीक है, बच्चों का जो खिलौना होता है वो भी कार्बनिक यौगिक का ही बना होता है। आप जितने भी वस्त्र देखते हो, यानी कपड़ा देखते हो, वो सब कार्बनिक यौगिकों के ही बने होते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारा कीटाणुनाशक जो होता है, जैसे DDT हुआ है ना, या फिर गैमेक्सिन हुआ, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। इनमें भी कार्बनिक यौगिकों का उपयोग होता है।
घर में इस्तेमाल होने वाला चीनी हुआ, है ना, तेल हुआ, इन सब में कार्बन पाया जाता है। ये सभी कार्बनिक यौगिक बने होते हैं। आप दवा मेडिसिन वगैरह का भी उपयोग करते हो, उन सब में भी कार्बन पाया जाता है। तो ऐसे अगर देखा जाए ना तो कार्बन से हम लोग पूरी तरह से घिरे हुए हैं। अगर कार्बन को अगर हम धरती से हटा दें, ठीक है, धरती से मान लो कार्बन या कार्बनिक यौगिकों को हटा दिया जाए तो यहाँ पे जीवनहीन हो जाएगा, चंद्रमा की तरह ही, उस पर कोई जीवन ही नहीं रह पाएगा। तो समझ लो कि हम लोग कार्बन का महत्व किस तरह से है, हम मानव के लिए, जंतुओं के लिए, जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सभी के लिए कार्बन का बहुत ही ज़्यादा या बहुत बड़ा महत्व है। उसके बिना, कार्बन के बिना यानी कि कार्बनिक यौगिकों के बिना हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। आप देख लो जितना भी आप खाने में इस्तेमाल कर रहे हो पदार्थ, कागज हुआ, चमड़ा हुआ, साबुन हुआ, ये सब उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हमारी दैनिक जीवन में, सब में पाया जाता है कार्बनिक। सबसे बड़ी बात कि भोजन में पाया जाता है। तो भोजन जो है हमारा वो कार्बनिक यौगिकों का ही बना है। अगर भोजन आपको नहीं मिलेगा तो आप तो ऐसे ही मर जाओगे। तो ये धरती जीवनहीन हो जाएगी अगर कार्बनिक यौगिकों को धरती से हटा दिया जाए तो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या होता है, इसको देखने वाला है। जीवन शक्ति का सिद्धांत, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि प्रारंभ में यह मानना था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग सजीव स्रोत से ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए बर्जीलियस ने एक अपना सिद्धांत दिया था 1815 ईस्वी में, जिसे हम लोग कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसके अनुसार यहाँ लिख सकते हैं कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। ठीक है, सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण क्या होता है, एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। यानी कि इनका भी यही मानना था कि जो हमें कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं वो सजीव स्रोत से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन वोहलर ने प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहले एक कार्बनिक यौगिक यूरिया को बना दिया। तो इससे तो ये अवधारणा गलत हो गई, जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेकिन इस धारणा का अंत तब हुआ जब वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया क्या है आपका, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसे किया जी, अमोनियम साइनेट, ये आपका एक अकार्बनिक यौगिक है। अमोनियम साइनेट क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। इससे यह यूरिया का निर्माण हो गया। तो ये तो अवधारणा गलत हो गई ना जी।
अमोनियम साइनेट को गरम करके किया। ठीक है, तो देखिए हम लोग अमोनियम साइनेट ले लेते हैं यहाँ पर NH4CNO, इसको हम लोग गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो उष्मा देने से क्या हो जाएगा, ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, H2NC डबल बॉन्ड O NH2, तो ये आपका यूरिया हो गया। अब इसके बाद प्रयोगशाला में बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होते गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कोल्बे ने एसिटिक अम्ल, ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे नाम याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिन वैज्ञानिकों ने, जैसे अगर मैं बात करूँ कोल्बे, इन्होंने क्या किया, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया प्रयोगशाला में, है ना। बर्थेलो, इन्होंने मेथेन का संश्लेषण किया प्रयोगशाला में। ठीक है, बर्थेलो ने। और अब तक अगर बात करें तो लगभग मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर ही, मैं लिख सकता हूं कि अब तक है ना, 1.5 करोड़ से ऊपर, लगभग 1 करोड़ 70 लाख से ऊपर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में, या संश्लेषण लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में हो चुका है। सोच लो कितने सारे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका प्रयोग अब देख लो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। मतलब हम तो कार्बनिक यौगिकों से ही घिरे हुए हैं। आप कितने भी स्टाइलिश चेयर वगैरह देखते हो, प्लास्टिक के चेयर वगैरह देखते हो, ठीक है, वो सब में वो सब के सब कार्बनिक यौगिकों के ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही परीक्षण चलते रहते हैं। अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक हुए या सामान जो भी कपड़ा वगैरह होते हैं उसमें बदलाव आते रहता है, ये आप देखे हुए होंगे। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों के ही सब बने होते हैं। आप ग्लूकोज सुने हो, वो भी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आप चीनी देखते हो, वो भी कार्बनिक यौगिक है। हम लोग पूरी तरह से कार्बनिक भोजन जो भी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा वगैरह ये सब जिससे हमें मिलता है, वो सब के सब कार्बनिक यौगिकों के ही बने होते हैं। यानी कि पूरी तरह से हम लोग कार्बनिक यौगिकों पे ही निर्भर है। अगर कार्बनिक यौगिकों को हटा दिया जाए धरती से तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं धरती पे, समझे ना। जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो कार्बनिक यौगिक देख रहे हैं यूरिया, इसमें देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, इसके बारे में लववाजे ने बताया था, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हैलोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, गंधक हुआ, या फिर कुछ धातुएं भी मौजूद रहती हैं। हमेशा ये सबको देखते हुए आप नजर करें। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ C6H12O6, ये ग्लूकोज है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इसमें साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, तो कार्बन उसमें सदा विद्यमान रहेगा, ध्यान रखना है। जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन हमेशा मौजूद रहेगा मुख्य घटक के रूप में। उसके साथ साथ और भी होंगे, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हो सकता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, उसमें हैलोजन हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, ये सब भी मौजूद रह सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से आपको कार्बन हमेशा उसमें विद्यमान नजर आएगा। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन जरूर मौजूद होगा, देख लो यहाँ पे भी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कार्बनिक यौगिक। और इसके बारे में किसने बताया था, तो लववाजे ने प्रयोगशाला में बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों पे परीक्षण करके दिखाया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन होते हैं, कार्बन के साथ साथ कुछ अन्य तत्व, जैसे मान लो हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हैलोजन हुआ, कुछ धातुएं जैसे सोडियम वगैरह भी हो सकती हैं, है ना, फास्फोरस हुआ, हैलोजन हुआ, ये सब विद्यमान रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही में पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है,
ठीक है, लेकिन ये भी आपका कार्बनिक यौगिक है, समझ गए ना, क्योंकि इसमें कार्बन विद्यमान है, यानी कि कार्बन तो होना ही चाहिए, इसमें कार्बन होना ही चाहिए। तो लगभग जो भी आप कार्बनिक यौगिक देखेंगे तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा आपको देखने को मिलेगा लगभग, ठीक है। कार्बन तो मौजूद रहता ही है हमेशा, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन भी आपको लगभग देखने को मिलेगा हमेशा कार्बनिक यौगिक में। जैसे मैं यहाँ पे CH4 लिखता हूँ, देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, जिनमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद रहते हैं, यानी कार्बनिक यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, हम लोग पिछले चैप्टर में रासायनिक बंधन के बारे में पढ़े थे, रासायनिक बंधन। वहां पे मैंने आपको बताया था कि रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वैद्युत संयोजक बंधन, जिसे हम लोग आयनिक बंधन भी कहते हैं, आयनिक बंधन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका सहसंयोजक बंधन, और इसके बारे में हम लोग बेहतर रूप से पढ़ चुके थे, वैद्युत संयोजक बंधन के बारे में भी और सहसंयोजक बंधन के बारे में भी। यहाँ पे हम लोग सहसंयोजक बंधन के बारे में थोड़ा डिटेल में और भी कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको सहसंयोजक बंधन के बारे में बताया था, इसकी परिभाषा आपको मैंने दी थी। मैंने बताया था कि जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच निर्मित बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। और सहसंयोजक बंधन से जो यौगिक बनते हैं ना, उसको सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सहसंयोजक बंधन से निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा होता है द्विक सहसंयोजक बंधन, और तीसरा होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन, ये तीन प्रकार के बंधन होते हैं, सहसंयोजक बंधन के ये तीन प्रकार होते हैं। और तीनों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी एग्जाम्पल लेके समझा था। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसका उपयोग आगे आने वाले चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए, इसी चैप्टर में हम लोग आगे करने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा और देख लिया जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकल सहसंयोजक
बंधन के बारे में। ठीक है, मैंने इसका परिभाषा आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था, तो यहाँ पे मैं दोबारा से नहीं बताने वाला हूँ, बस यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु का ये अणु है। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसके बातम कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह परमाणु जो है, इसके 2 परमाणु आपस में क्या करते हैं, अपने बातम कक्षा के 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना द्वियक पूरा करते हैं। यानी कि ये अपना अष्टक पूरा, अपना ये पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, तो इनके बीच जो बनेगा एकल सहसंयोजक बनेगा। और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा, 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, तो आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इस तरह से दोगे। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH4 का, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बातम कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन की बातम कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ साझा हो जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, तो ये अपना द्वियक पूरा कर लिया और कार्बन का अष्टक भी पूरा हो जा रहा है। तो इनके यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा किया है ना जी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो सिंगल बॉन्ड बना, इस तरह से दिखेंगे। तो इसी को कहते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 परमाणु आपस में बातम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। समझ गए? चलिए दूसरा देखते हैं, द्विक सहसंयोजक बंधन। द्विक सहसंयोजक बंधन, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है ना। चलिए देखते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 युग्म के जगह 2 युग्म का साझा हुआ। जैसे मैं ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु ले लेता हूँ। देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6, बातम कक्षा पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 इसका, 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो देखिए ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 युग्मों का साझा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे। देखिए ये भी अपना अष्टक पूरा कर ले रहा है, ये भी अपना अष्टक पूरा कर रहा है, तो इसे हम लोग द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसके बातम कक्षा पे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बातम कक्षा पे 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बातम कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, और ये कार्बन भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ देख रहे हैं, 2 युग्मों का साझा हो रहा है, तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसे हम लोग द्विक सहसंयोजक बंधन कहेंगे। समझ गए? डबल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा क्या था, त्रिक सहसंयोजक बंधन। त्रिक सहसंयोजक बंधन। ठीक है, त्रिक सहसंयोजक बंधन। चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ ले जाता हूँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु ले लेता हूँ। हम लोग जानते हैं 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो देखिए इसका भी अष्टक पूरा हो गया, यहाँ पे भी अष्टक पूरा हो गया। तो आपने क्या किए हैं, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। इसी को हम लोग त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अब C2H2। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन
और इधर एक कार्बन देके ऊपर हाइड्रोजन, यानी सामने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बाथरूम कक्षा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये साझा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों का, और इस कार्बन को 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया इसका स्टक, इसको भी 8 गो चाहिए, तो इसका भी अपना स्टक पूरा हो जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब ये कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिक सहसंयोजक। हाइड्रोजन को मैं इधर सामने देना चाहिए था और अच्छा लगता। चलिए, तो ये आपका त्रिक सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। क्लियर है? तो फिलहाल हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, बहुत ज़्यादा कुछ जानना है अभी हमें इस चैप्टर में। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।